Hello everyone, welcome to our channel MedGX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So students, इस PYQ series में हम लोग आज पहुंच चुके हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, which is again very important chapters of organic chemistry. तो बहुत सारे questions हाइड्रोकार्बन से आते हैं and today we'll discuss all the PYQs of NEET, जो भी important PYQs हैं वो. So let's start. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप देखो, तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2024. ये 2024 का क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला. सो आप देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग मेंशन्ड रिएक्शन इज. हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है. रिएक्शन में हमको क्या दिया गया है? एल्काइल हैलाइड दिया गया है एक, दैट इज प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3CH2 CH2Br, और हमें इसका रिएक्शन करवाना है बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ. नाउ एल्कोहलिक KOH आपको जब भी दिख जाए, ये रिएजेंट बेटा आपको कभी भी दिखे, तो इस रिएजेंट का काम क्या होता है? एलिमिनेशन करवाना. देयर इज अ डिफरेंस. आगे आपको एक्वस KOH भी दिया गया है, एक आपको एल्कोहलिक KOH दिया है. तो ये हमारे पास क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है. किस तरह से? हमें पता है एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे करवाएगा. अगर ये Br है और यहाँ पे H है, यहाँ पे आपके पास H है, ठीक है, ये आपके पास H है, यहाँ पे Br है, तो ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, हमारा बेस की तरह काम करता है, और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा के उसके बाद यहाँ से H निकलता है, फिर यहाँ से Br निकलता है, और हमारे पास एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एल्कीन बन जाता है. सो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है. ध्यान रहे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसी बच्चे को नहीं कराना है. मैं पूरे मैकेनिज्म में अभी नहीं जा रही हूँ, बट ध्यान रहे इस रिएजेंट में होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. नेक्स्ट वी हैव इज HBr. अब आप इसमें HBr ऐड करवा रहे हो. ध्यान रहे बेटा, हमेशा आपको HBr के एडिशन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा. हो सकता है अभी जो एग्जाम हो हमारा 2025, उसमें भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिले. तो बेटा जब भी हम HBr की एडिशन करवाएंगे, ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर ऑक्साइड होता तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड नहीं है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बनेगा वहां ही हम अपने Br का एडिशन करवाएंगे. तो आप देख लो, स्टेबल कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बनेगा, तो यहाँ जाके हमारा Br अटैच होता है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसे कहते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है. अब देख लो बेटा, हमारे पास आ गया एक्वस KOH. तो ध्यान रहे, ये एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ये हमें क्या देता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है. तो Br को हटा के खुद लग जाएगा, Br को सब्स्टिट्यूट करके ये खुद लग जाएगा, और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन 2-ओल. क्या नाम है इसका? प्रोपेन 2-ओल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो बेटा, अगर आपको मे बी यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. ये टॉलविन हमको दे रखा है. टॉलविन में हम लोग क्या करवा रहे हैं? कोई हेलोजन ऐड करवाना है हमको. हम सबको पता है ये कौन सा रिएक्शन है? हमारा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखो, ये पूछ रहे हैं इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोएरीन्स. तो यहाँ पे ये X क्या नहीं हो सकता? मुझे बताओ, ये X हम क्या नहीं ले सकते? हमारे पास कौन कौन से हेलोजन है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है. कौन सा हेलोजन हम नहीं ले सकते? कौन सा हेलोएरीन हम यहाँ से नहीं बना सकते? ये हमारा क्वेश्चन है. तो देखो, हम पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन भी हम बना लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी हम बना लेते हैं, आयोडोबेंजीन्स भी हम बना लेते हैं, आयोडीन ग्रुप भी बन सकता है, यहाँ पे आयोडीन ग्रुप भी लग सकता है. तो अब सवाल है फ्लोरीन. देखो, आयोडीन वाले में रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के हम लोग आयोडो बेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन हम नहीं बना सकते. फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव. फ्लोरीन
हम फ्लोरोबेंजीन्स हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर हम लोग का जो X है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता। काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, सो हम फ्लोरोबेंजीन्स नहीं बनाते इससे। नाउ methyl group attached to a positively charged carbon atom stabilizes the carbocation due to, मान लो तुम्हारे पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, लेट्स से कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन है जिसके साथ ये कह रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ले लो, चाहे दो मिथाइल ग्रुप ले लो, लेट्स से, है ना, ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन है। अब मुझे बताओ ये मिथाइल ग्रुप इसे कैसे स्टेबलाइज कर रहे होंगे? थ्रू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो अगर तो प्लस आई देते तो प्लस आई से भी स्टेबल करते हैं, लेकिन हमें पता है डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, रेजोनेंस। पहले मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मेसोमेरिक इफेक्ट पता होना चाहिए कब लगता है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, कहीं रेजोनेंस हो रहा हो। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस हमारा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, देख लो कार्बोकेटाइन के बगल में जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। तो ये सारे इस कार्बोकेटाइन को थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा आंसर होगा। और मिथाइल हमें पता है प्लस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस आई तो लगाता ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, मुझे ये बताओ यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन तुम्हें कौन सा लगता है? ये देखो ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री, ठीक है, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन? ये कैसा है हमारा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, ठीक है जी, ये कैसा है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अल्फा एच तो मैं बाद में काउंट करूंगी, पहले देख लूं ये तुम्हारा कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये कैसा है, 3 डिग्री। तो वैसे ही मैं बता दूं सबसे ज्यादा तो 3 डिग्री ही स्टेबल होगा, अगर तुम अल्फा एच काउंट करो तो कर सकते हो। यहाँ पे कितने हैं, ये अल्फा एच 3, यहाँ पे कितने होंगे भाई, 2 होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे भाई, 2 होंगे, तो 4 + 3 7, अल्फा एच तुम्हारे कितने हैं, 7, बाकियों में भी काउंट कर सकते हो। तो इसमें कितने हैं, इसमें अल्फा एच 5 है, 3 + 2 5। वैसे भी 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा अल्फा एच होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो तुम्हारे अल्फा एच 3 ही है, अल्फा एच 3 ही है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा एच 1 ही है, तो अगर हम अल्फा एच भी काउंट कर लेंगे तब भी हमारा आंसर सही आएगा। अगर हमारे पास दो सेम तरह के होते, 2 डिग्री होते मान लो, फिर हम अल्फा एच से कंपेयर करते, बट इसमें एक ही 3 डिग्री था, तो सीधा हम बोल सकते थे कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ नाउ कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये यहाँ पर पर्टिकुलर ये रिएक्शंस लिख रखे हैं, रिएक्शंस लिख रखे हैं, और हमें क्या करना है बेटा जी, रिएजेंट को पहचानना है। रिएक्शंस लिख रखे हैं, हम लोगों को रिएजेंट्स को पहचानना है। तो आप देखिए कि ये जो पहला हमारे पास कंपाउंड दे रखा है कुछ इस तरह का, और हमें बोला है कि इसकी आपको इसे चेंज करना है, आपको इसमें, है ना, इसके कितने बन रहे हैं, 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मोल बोल दो। तो कैसे बनेगा भाई, ओजोनोलिसिस करवाएंगे तभी होगा ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3ZnH2 अगर हम डालेंगे तभी रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड हम सीधे मैकेनिज्म नहीं करते, हम क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, और तोड़ने के बाद इधर भी O लगा दो, इधर भी O लगा दो, तो बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। तो दैट मीन्स ये जो पहला है, ये जो पहला है, इसके लिए जो रिएजेंट यूज हुआ है दैट इज O3ZnH2O। इसके बाद हम देखें तो बेंजीन रिंग से हम लोगों ने क्या बना दिया है यहाँ पर, बेंजोफिनोन। कैसे बन सकता है ये, एसाइलेशन के थ्रू हो सकता है। अगर मैं इसमें ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है, और अगर मैं यहाँ पर
कुछ ऐसा रिएजेंट लूंगी, तभी पॉसिबल है ना बेटा, तभी पॉसिबल है। कौन सा रिएक्शन है ये, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कौन सा रिएक्शन है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR है, ESR रिएक्शन है। और साथ में हमारे क्या होता है, अगर मैं ये रिएजेंट ले रही हूँ, साथ में हम क्या लेते हैं, AlCl3, है ना। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ से, और फिर ये उस पर अटैक करेगा, और हमें क्या स्पीशीज मिलेगी, यहाँ से हम लोगों को ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से देखो क्या होता है ना कि ये तुम्हारा एल्यूमिनियम है, सॉरी इसके पास मैंने क्या बना दिया, इसके पास तुम्हारे पास AlCl3, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसमें इसको अपने लोन पेयर देगा। ठीक है, ये कैसा है, लुईस एसिड है ना, AlCl3 तुम्हारा लुईस एसिड है। अगर थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं यहाँ पे, तो ये जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड लीव होगा, यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा। मान लो ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे ऐसे अटैक किया, ये यहाँ से अटैक करेगा, तो ये बाहर निकलेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं, बट थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, थोड़ी देर के लिए एरोमेटिसिटी चली जाएगी, बट फिर रीगेन हो जाएगी। सो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, हाँ जी, तो OH से डबल बॉन्ड O। ओके, अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्कोहल से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर कीटोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल से हम साइक्लोहेक्सेनोन बना रहे हैं, तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमारे पास CrO3 दिया है, तो इसे मैच कर दो। अच्छा, इसे मैच करना मैं भूल गई। ओके, एंड देन वी हैव इज CH2CH3 को हम चेंज कर रहे हैं COOK, सो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या यूज करना चाहिए, बता दो भाई, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्केन्स को एसिड के सॉल्ट में चेंज कर देगा, KMNO4 KOH। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता है कि CH3COH बनेगा, लेकिन मीडियम एल्केलाइन है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई, यहाँ पे COOK आ जाएगा, हमारे पास सॉल्ट आएगा, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि मीडियम तुम्हारा कैसा है, बेसिक है। तो हमने मैथ सही कर लिया। आई थिंक इसके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, ऑप्शंस मैं अटैच करना भूल गई, बट मैंने क्या किया, मैच कर दिया है। तो आप देख सकते हो, A का हमारा फोर्थ है, B का फर्स्ट है, C का सेकंड है, D का थर्ड है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A इज द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये फॉलोइंग रिएक्शन है, और हमें A जो प्रोडक्ट है वो बताना है। तो देखो सामने दिख रहा है जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl, मेरे साथ तुम याद कर लो बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में इस रिएजेंट को यूज किया गया है, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिंक एमलगम। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, सबसे पहले इसे पहचानना सीखो। दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है जी, क्या करती है ये, कार्बोनाइल ग्रुप्स को रिड्यूस करती है। ठीक है जी, अगर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, वो किस में चेंज हो जाते हैं, एल्केन्स में। इसका और वुल्फ किश्नर रिडक्शन का काम सेम है, लेकिन फर्क है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है और वहां पर बेसिक मीडियम होता है। ध्यान रहे, ये तुम कंसंट्रेटेड HCl में यूज कर रहे हो, और वहां पे तुम्हारा मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है, ध्यान रहेगा। चलो, तो क्लेमेंसन रिडक्शन से हमारे पास क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं, तुम्हारा कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये एरोमेटिक कीटोन्स को भी रिड्यूस करता है, और नॉर्मली कोई भी कीटोन हो उसे भी। तो यहाँ से भी ये डबल बॉन्ड ओ हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
नाउ कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हमको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है। मैंने तुम्हें कहा था कि HBr वाला क्वेश्चन बार बार वो हमसे पूछता है, बार बार हमसे क्वेश्चन वो पूछेगा, कभी परऑक्साइड के प्रेजेंस में तो कभी परऑक्साइड के प्रेजेंस में नहीं होगा। तुम्हें ध्यान रखना है कहीं एरो पे परऑक्साइड तो नहीं है। ये हर साल क्वेश्चन जो है पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे तो तुम्हारा सिंपल है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये तो रिएक्शन एल्कीन नहीं गिवन है, मुझे लगा एल्कीन यहाँ पर गिवन है। जब हमें एल्कीन्स गिवन होती है तब हम लोग HBr का एडिशन किस तरह से करवाते हैं। HBr का एडिशन हम देखते हैं परऑक्साइड गिवन है या नहीं गिवन है। यहाँ पे हम लोग को एल्कोहल गिवन है, तो इसमें देखो कैसे होगा। ठीक है, मैंने HBr देखा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन माइंड में वही आता है। तो यहाँ तो देख लो, पहले ये OH है भाई, OH है, तो HBr क्या करेगा, ये HBr के पास H प्लस है, पहले ये क्या करेगा प्रोटोनेट, क्योंकि हमें पता है OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, तो इसे पहले हमें गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा। तो वाटर में हम चेंज करेंगे, वाटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, पूरा रिएक्शन लिख के बताती हूँ मैं। CH3 CH CH3 CH OH, ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर, लोन पेयर किसको देखेगा, कहाँ होगी उसकी नजर, H प्लस पे। यहाँ पे तुम देखो तो इस पे पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH OH। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बियर करेगा नहीं भाई, तो ये वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और जब वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब भी बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या चीज ध्यान में रखते हैं, क्या रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। और तुम्हें एक और बात बता दूं, मान लो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं और तुमसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाने के लिए बोला है, और जो भी वो हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जब आपको रेट बोलता है ना, वो रेट बताओ कि किसमें जो है रिएक्शन फास्ट होगी, तब जो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन होता है आप उसके बेसिस पे रेट का ऑर्डर लगाते हो, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो आप उसको रीअरेंज करते हो, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से तुम्हारा हाइड्राइड शिफ्ट होगा और तुम्हारे पास यहां पर बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया, अब तुम देखो Br कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली Br नेगेटिव तुम्हारा यहाँ अटैच होगा, यहाँ पे लिख दू पर प्रोडक्ट फिर CH3 CH3 Br CH2 CH3। अब देख लो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, डी, फोर्थ ऑप्शन है भाई, देख लो Br तुम्हारा इधर अटैच है। चलिए, नाउ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन भी काफी हमसे पूछा जाने लगा है अब, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी आप छोड़ के ना जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है भाई हमें, हेप्टेन ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन हेक्सेन। तो पहले तो हमें पता है जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अगर जहां कहीं आइसोमर्स होंगे तो हम देख लेंगे ब्रांचिंग, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो हेप्टेन में तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई इसका आइसोमर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और 7 कार्बन सब ज्यादा इसी में है। फिर हेक्सेन में है तो ए के बाद ई आएगा, उसके बाद ब्यूटेन है और प्रोपेन, तो मिथाइल प्रोपेन है। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में 4 कार्बन है तो इनमें कंपटीशन है। सी है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब 5 कार्बन, तो 5 वाले का ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो सी का ज्यादा। फिर देखो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में किसका ज्यादा होगा, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग है,
2 मिथाइल प्रोपेन में ब्रांचिंग है। और देखो ब्यूटेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो जिसमें ब्रांचिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ब्यूटेन आएगा। उसके बाद तुम्हारा आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमारे पास ऑप्शन है AECBD, फर्स्ट ऑप्शन। 2022 का ये क्वेश्चन है। ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ पे करूंगी, तो पूरे बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन है ना। चलो हम लोगों को देख ले, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। फिलहाल इतने इतने मैं रिएजेंट्स लिख लेती हूँ और ये वाला मैं रिएक्टेंट लिख लेती हूँ। क्या क्या दिया है, HBr दिया है, Mg ड्राइथर दिया है, CO2 दिया है, H3O पॉजिटिव दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपना रिएक्टेंट। और मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना था मुझे, कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं आजकल। HBr, हाँ जी, हाँ अब आप आ जाइए रेजर जी। HBr, उसके बाद आपको क्या दिया था, Mg ड्राइथर, और फिर हमको क्या दिया था, CO2 दिया था। हाँ जी, CO2 H3O पॉजिटिव। चलो तो देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या हो रहा है, आ गया वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसके बारे में बात कर रही थी, फिर से आ गया। ठीक है, तो HBr दिया है, कोई परऑक्साइड कुछ भी नहीं है, अपना नॉर्मल हम देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां Br जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ ही बनेगा ना, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल हो रहा है, तो Br, और फिर यहाँ पे H लग जाएगा, CH3 लिख देती हूँ चलो तुम लोग के लिए। अब Mg ड्राइथर है, तो भाई Mg ड्राइथर अगर है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा ना। कहाँ जाके Mg लगाऊं, Br के साथ, बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बोला है CO2, देखो CO2 पे क्या होगा, अब CO2 के साथ हम लोग का इसका रिएक्शन होगा। CO2 को ना ऐसे लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया करो। और हमें पता है कि हमारे पास इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। अब क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पे हमने इस कार्बन को अटैक कराया है C। और ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान रहे कि यहाँ पे इस CH3 को मत इग्नोर करना, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ CH3, और यहाँ पे ये, अब कार्बन 4 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा O नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इसके साथ क्या आ जाएगा, MgBr, MgBr आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया, तो ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, PH COOH प्लस MgOH Br। मेन प्रोडक्ट ये है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना तुम्हें कोई स्टेप के मार्क्स नहीं दे रहा है नीट में। अच्छा, फिर यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया है, ये CH3 है। ठीक है, नहीं भी लिखो तो एक ही बात होती है, समझना होता है। अब SOCl2 और हमारे पास मिथाइलमीन दे रखा है, SOCl2 और CH3NH2। ठीक है, तो यहाँ से OH हट के Cl लग जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये भी। उसके बाद अगेन तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या, लोन पेयर, यहाँ अटैक करेगा, Cl खटैक बाहर निकलेगा और बनेगा तुम्हारे पास NH, और ये H एक Cl के साथ निकल जाएगा। नाइट्रोजन की तो 3 ही वैलेंसी होती है ना भाई, NH CH3, NH CH3, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो देख लो, हाँ जी,
थर्ड में ही है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और साथ में एसिड भी है, बाकी में OH है, वहाँ पे एसिड है लेकिन इधर से मिथाइल गायब कर दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता, यही ऑप्शन है। और लास्ट में भी देख लो NHCH3 बी वाला प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स इज, इनकरेक्ट मेथड कौन सा है एल्कीन्स की सिंथेसिस का? तो देखो, ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड्स विद जिंक मेटल। आपने एनसीईआरटी में जो मॉप आप पढ़ते हो, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, वहां ये मेथड दे रखा है बेटा। जब हम डाइहैलाइड्स को, विसिनल डाइहैलाइड्स को, विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? अगल बगल वाले कार्बन पे हैलाइड्स का होना। अगर आप जिंक के साथ ट्रीट करते हो तो जिंक अपने साथ ले जाता है इन हैलाइड को, और यहाँ पे क्या हो जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फिर क्या कर देता है? एल्कीन का फॉर्मेशन, है ना। चलो, एनसीईआरटी में ये मेथड हमको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है, ट्रीटिंग एल्काइंस विद Na इन लिक्विड अमोनिया। तो ये तो भाई हमारी फेमस बर्च रिडक्शन आ गई, एल्काइन से क्या बन जाते हैं? ट्रांस एल्कीन्स बन जाते हैं। तो ये भी मेथड है हमारे एल्कीन्स का फॉर्मेशन का। हीटिंग एल्काइल हैलाइड्स विद एल्कोहलिक KOH, अभी तुम्हें बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। एल्काइल हैलाइड से H भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा, ठीक है। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल सकते हो तुम, क्या हो जाएगी हमारे पास, और फिर क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, H निकलेगा, Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस KOH, भाई एक्वस के साथ तो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये जो है तुम्हारा इनकरेक्ट मेथड है, और इनकरेक्ट ही हमारा लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। तो भाई इथेन के कॉन्फॉर्मर्स कौन कौन से होंगे? ये तुम्हारी इथेन है, ठीक है। मैं इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दूं तो हम, अगर मैं इसे फ्रंट कार्बन बोलती हूँ, इसे बैक कार्बन, इसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस सर्कल से, तो ये मेरा कैसा हो गया? फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक। फ्रंट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। बैक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, ठीक है। एक मैं ऐसे बना सकती हूँ, या मैं कैसा कर सकती हूँ, इसे इस तरह से भी तो बना सकती थी, ऐसे भी बना सकती थी। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसे हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसे हम क्या कहते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। हमें पता है कि इसमें लीस्ट स्टेबल कौन सी है? एक्लिप्स्ड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा करीब है। इसमें आप देखो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर है, इसमें पास पास है, इसमें दूर दूर है। तो दूर दूर में कम रिपल्शन लगेगा और पास पास वाले में ज्यादा लगेगा, ज्यादा स्ट्रेन फील होगा, ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा। तो ये हमारी लेस स्टेबल हुई, ये ज्यादा स्टेबल हुई। बट हमसे लीस्ट कॉन्फॉर्मर का डाइहेड्रल एंगल पूछा है। नाउ डाइहेड्रल एंगल, मुझे एक पेन और चाहिए, हाँ ठीक है। देखो, मान लो ये तुम्हारे पास फ्रंट कार्बन है, ये बैक है, ये तुम्हारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। ऐसे दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, ये ऐसा है, वैसे तो ऐसे दिखेगा हमें सामने से, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे साइड व्यू दिखा रही हूँ। तो आपका इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच का जो एंगल है, उसे आप क्या बोलोगे? डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल। अगर मैं इसे रोटेट कर दूं, मान लो मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, ठीक है, रोटेशनल एंगल मेरा क्या है इस वक्त? 60 डिग्री। बट इनके बीच का, आपस में बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अभी डायहेड्रल एंगल 0 है, अभी 60 है। अच्छा, अब मैं इसको और रोटेट कर दूं, यहाँ ले आऊं, तुम बोलोगे मैम डायहेड्रल एंगल 180 हो गया। नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं एक काम करती हूँ, 60 से रोटेट किया, फिर मैं इसको यहाँ ले आई। तुम बोलोगे मैम अब डायहेड्रल एंगल आपने 120 कर दिया। भाई नहीं, ये गलत चीज है। क्योंकि तुम देखो, एक सेकेंड, हाँ, तुम देखो, ये अगर तुम्हारा फ्रंट कार्बन है, तुम इसे कर रहे हो, इसको तुम अगर रोटेट करो, तो जो बैक कार्बन है उसका भी तो बॉन्ड है ना यहाँ पे प्रेजेंट। आपने अगर इसको रोटेट किया,
आप इसको रोटेट करके यहाँ ले आए, है ना, इसको पहले आपने इसे यहाँ रोटेट किया 60 डिग्री पे, फिर आप इसको 120 रोटेट करके यहाँ ले आए, तो इस हाइड्रोजन के तो जस्ट पीछे आ गया, और ये हाइड्रोजन के पीछे एक और हाइड्रोजन आ गया, तो इन दो हाइड्रोजन्स के बीच के एंगल को डायहेड्रल बोल रहे हैं। ये तो आपने रोटेशन दी ना 120 से, लेकिन फिर उसके पीछे एक हाइड्रोजन आ गया, इसके पीछे एक और हाइड्रोजन आ गया, तो दो हाइड्रोजन्स के बीच का, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल तो जीरो ही रहा ना यहाँ पे। तो ये या तो 60 हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डायहेड्रल 60 सबके बीच में 60 है, या तो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर में, तुम्हारे लीस्ट स्टेबल एक्लिप्स में जो डायहेड्रल एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है जी। अब मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आ गया भाई, वो रिएक्शन तुम्हारा जहां पे तुम्हें HBr दे रखा है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, FAR है ये, इसका मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ध्यान रहे, अगर पर ऑक्साइड नहीं गिवन है तो HBr क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। अगर तुम्हें पर ऑक्साइड दिया है तो फ्री रेडिकल एडिशन शो करेगा, और मान लो HCl और पर ऑक्साइड दे दिया है तो भी वो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा। सिर्फ और सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड शोज दिस मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, पहले तुम्हारा Br अटैच होता है, जैसे ये तुम्हें दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, पहले तुम्हारा, हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। Br वहां अटैच होता है कि उसके अटैच होने के बाद स्टेबल रेडिकल बने। अगर मैं Br को यहाँ अटैच करा देती तो रेडिकल यहाँ बनता, जो कि कम स्टेबल होता, 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद तुम्हारा H वहां आके लगता है जहां तुम्हारा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये प्रोडक्ट कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, इसे हम ऐसे भी याद रख लेते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है ये, बट हमें पता भी होना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। Okay, so next question we have CH3, CH2, COONA, NaOH plus we have to find out the reagent, क्वेश्चन मार्क, हीट, देन CH3 प्लस Na2CO3। तो यहाँ से हमें सामने दिख रहा है बेटा कि CO2 निकल रहा है, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन में वैसे भी एक कार्बन कम हो जाता है, CO2 निकल जाएगा हमारे पास, Na2CO3 ब्रेक होगा तो CO2 ही निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, तो NaOH के साथ यहाँ पे क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो थर्ड इज योर ऑप्शन, एनसीईआरटी में दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction, 2,3 dimethyl butane, n-heptane, n-butane, n-hexane। तो हमें पता है कि अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हम वुड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये हो गया कि हेप्टेन हम यहाँ से नहीं बना पाएंगे इन गुड यील्ड, क्योंकि फिर मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाता है। चलिए, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product, its structure is, अगर ओजोनोलिसिस करवाने पे हमें मीथेनॉल मिल रहा है तो दैट मीन्स हम लोगों को ऐसी एल्केन यूज करनी पड़ेगी जहां पे हमारा टर्मिनल पे आई डबल बॉन्ड। यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ओजोनोलिसिस तो एल्कीन्स देते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमें पता है डबल बॉन्ड ब्रेक करके ओ ओ हम लगाते हैं, तो एक मुझे मिलेगा यहाँ से CH2 CH डबल बॉन्ड O, और एक हमें मिल जाएगा यहाँ से मीथेनॉल। ठीक है जी, ये मीथेनॉल ऐसे बना दूं तो तुम्हें ज्यादा पहचान आ जाएगी, मीथेनॉल ना। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी कोई, यहाँ पे ये अच्छा ही इधर था ना डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं था। अगर इस डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे भाई तो भी नहीं बनेगा मीथेनॉल, इसे ब्रेक कर लोगे तो भी नहीं बनेगा, इसे ब्रेक कर लोगे तो भी नहीं बनेगा।
ठीक है। अब which of the following is a free radical substitution reaction? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सा है इसमें से? एसिटाइलिन विद HBr। तो एल्कीन्स एल्कीन्स हो एल्काइंस हो वो कौन से रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये तुम्हारा EAR है। मीथेन विद Br2 ये तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। प्रोपीन विद HBr ये मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये क्या करता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करता है। और बेंजीन विद Br2 AlCl3 ये क्या करवाते हैं भाई? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और एल्केन्स के फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, और एल्कीन एल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बस जहां पर ऑक्साइड आए HBr के साथ वहां फ्री रेडिकल एडिशन। तो हमारे पास FSR कौन शो कर रहा है? सेकेंड। सेकेंड हमारा शो करेगा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट इज which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution? कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन ही है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना चाहती हूँ तो क्या होना चाहिए कि इस अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसे रिएक्शन देना है, सब्सटीट्यूशन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये H+ निकलेगा और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इसने इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जितना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जितना इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रेट बढ़ेगा, उतना वो पर्टिकुलर कंपाउंड रिएक्टिव होगा। तो मतलब इस बेंजीन रिंग पे हमें ऐसे ग्रुप्स चाहिए, ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, क्योंकि हमें तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है। तो देखो NO2 तो तुम्हारा विड्रॉइंग ग्रुप है, -M शो करता है, इस पे कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा Cl कैसा है? तो देखो बेटा जब हम Cl क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, तब जब हम उसकी रिएक्टिविटी, जब हम उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हम उसका +M ग्रुप +M इफेक्ट लेके चलते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। तो जब मुझे प्रोडक्ट लिखना है तो मैं इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मानूंगी कि इसका मैं कौन सा इफेक्ट कंसीडर करूंगी? +M। लेकिन -I इसका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और जब हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखे या रेट कंपेयर करें तो हम इसके -I को ही लेके चलते हैं। दिस इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। तो ये तुम्हारा -I हो गया, ये -M हो गया, ये तुम्हारा +M। तो ऑब्वियसली ये रेजोनेंस के थ्रू इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो हमारा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा, राइट? चलिए, तो अपने पास इस तरह से सोचना है। नाउ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन इज, कौन सा होगा भाई? हमें सिस ब्यूटीन बन रही है, हमारी सिस 2 ब्यूटीन यहाँ पे बन रही है। सिस एल्कीन एल्काइन से कब बनती है? जब हम लोग लिंडलास कैटलिस्ट यूज करते हैं, H2PDC क्विनोलिन, राइट? ओके जी, ये बर्च रिडक्शन और लिंडलास अभी हमें याद होने चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट्स। अब है एन एल्कीन A ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2O, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं हम एक एल्कीन की, गिव्स प्रोपेनोन। क्या दे रहा है हमें? प्रोपेनोन दे रहा है, एंड इथेनल, इथेनल दे रहा है, मतलब ये हो गया हमारा इथेनल, ये एल्कीन। फिर हमसे पूछा है इक्विमोलर रेशो में एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A गिव्स B एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो पहले तो एल्कीन A पता करनी पड़ेगी भाई। तो अगर हमारे पास ये O हटा दो, एल्कीन बन गया, ये एल्कीन रही होगी हमारे पास, तभी तो इसका ओजोनोलिसिस करके हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा था ना, एक प्रोपेनॉन और एक इथेनॉल। यहाँ पे इस बॉन्ड को OO ऐड करते थे हम, याद करो। तो ये एल्कीन है, अब इसमें तुम्हें ऐड कराना है HCl, है ना?
हाँ HCl ही ऐड कराना है, एडिशन ऑफ HCl। तो कैसे ऐड कराओगे, EAR रिएक्शन है ये, स्टेबल अपना कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, तो बस फिर Cl नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ दो, वेरी इजी। कहाँ दिया है ऑप्शन, या 3 ऑप्शन, ये रहा तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wurtz's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। अच्छा, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से RH, हाइड्रोकार्बन है, उसका रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ करती हूँ Br2 बाय सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन से क्या बन जाएगा भाई, ये बोल रहे हैं एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना, सब्सटीट्यूशन से एल्काइल ब्रोमाइड ही बनेगा। विच बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर हम ले ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इसके 2 मोल्स हैं हमारे पास बन जाएगी एल्केन, ठीक है जी, हमारे पास बन जाएगी एल्केन। अब ये कह रहा है कि कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, तो अगर ये जो एल्केन बनी है इसके पास बेटा अगर लेस देन 4 कार्बन एटम्स है, अगर लेस देन 4 कार्बन एटम्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, देखो लेस देन 4 कार्बन एटम्स का मतलब इसमें 3 तो नहीं हो सकते, इस एल्केन में 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि वुड्स रिएक्शन से हमारी प्रोपेन नहीं बनती, हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं, तो इसका मतलब ईथेन बन रहा होगा, राइट, ना मीथेन बन सकती है, तो इसका मतलब हमने जो हाइड्रोकार्बन स्टार्टिंग में लिया होगा वो क्या होगा, मीथेन होगा, तभी हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बना जिसमें लेस देन 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 3, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reactions, ठीक है जी, C7H8 में रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ इस तरह के रिएक्शन हमें प्रोडक्ट बताना है, तो सबसे पहले तो यार C7H8 समझना पड़ेगा कि C7H8 है क्या, तो जरा मैं C7H8 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बार इसकी DU निकाल लूं, DU कितनी आ जाएगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या फॉर्मूला होता है, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2, तो कार्बन कितने हैं 7, 7 प्लस 1 8 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8 बाय 2, तो दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज योर 4, तुम्हारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ गई, 4 का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड रिंग, तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बने रिंग और पाई बॉन्ड का, या तो इसमें क्या हो सकते हैं 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, या फिर इसमें 4 रिंग हो सकते हैं विच इज वेरी रेयर, राइट, 4 रिंग हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर 2 पाई 2 रिंग हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबल केस होगा हमारा 3 पाई प्लस 1 रिंग का, क्योंकि वहां से ये बनेगा टॉल्विन, ठीक है, जब हमें प्रैक्टिस होती है तो हम लोग को ये चीजें ध्यान में रहती है, क्योंकि आगे रिएक्शन भी तो देखो ना, Cl2 के साथ करवाया है, Cl2 के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया है तो कुछ इसी तरह का हमारे पास रिएक्टेंट रहा होगा, अब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया है, कितने मोल लिए हैं 3 मोल, अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे होता है ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, तो क्या बन जाएगा, ये सारे हाइड्रोजन्स को ये सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे बन जाएगा Cl3 बन जाएगा। आगे ये कह रहे हैं कि हमने इसे ट्रीट कर दिया Br2Fe के साथ, ठीक है, यहां से ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हें मिल जाएगा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन ये Br लगेगा कहाँ, क्वेश्चन है Br लगेगा कहाँ,
भाई ये वाला जो ग्रुप इसके रिंग के ऊपर है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, Cl साथ में CCl3 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो मतलब Br जो जाएगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा ना, Br जो जाएगा वो तो हमारा मेटा पोजीशन पे जाएगा। अगर ये देखो, हमने इसको इसके साथ क्यों रिएक्शन करवाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट जो बने वो, क्योंकि CH3 प्लस आई ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हमें नहीं चाहिए था ऑर्थो बने पैरा बने, हमें मेटा चाहिए था, तो पहले हमने इसे माइनस आई ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब मुझे यहाँ पे मेटा पे मेरे पास ब्रोमो आके जुड़ गया, फिर मैंने क्या किया, ZnHCl के साथ इसे ट्रीट करा दिया, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कर देता है, इसका काम ही है हेलोजेंस को निकालना, तो यहाँ पे ये वापस से CH3 बना देगा। देखो CH3 के प्रेजेंस में बेटा मेटा पे ब्रोमीन लगाना हमारे लिए मुश्किल था, तो हमने CH3 को प्लस आई ग्रुप को किस में चेंज करवाया, पहले माइनस आई पे, फिर जाके हमने मेटा पे ब्रोमिनेशन करवाया। ठीक है जी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट सी हमारे पास क्या बनेगा, मेटा ब्रोमोटोल्विन, मेटा ब्रोमोटोल्विन। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो इतने क्वेश्चंस थे हमारे, तो आज जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बेटा, उनको आप प्लीज प्रैक्टिस करो घर पे, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं आपके पास, इससे भी पुराने पुराने क्वेश्चंस अगर हैं तो भी आप उनको प्रैक्टिस करो। PYQs को एक बार नहीं 3-4 बार प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें एंड तक रिटेन रहेंगी, आपके एग्जाम टाइम तक रिटेन रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।